अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। दोस्तों, हम सबको पता है कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ था, तब से ये राज किया। लेकिन 1977 में पहली बार कांग्रेस को सत्ता से हटना पड़ गया था। तो वो कब हुआ था? 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना। पूछेगा ये किसके नेतृत्व में बना था? तो इस समय जो मेरा प्रधानमंत्री था, इस समय जो पीएम था, उसका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था? मोरारजी देसाई। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? दोस्तों, संसदीय प्रणाली में जो वास्तविक प्रणालिका जो होता है, कार्यपालिका जो होता है, वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। हालांकि सबसे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन यहाँ पर संसदीय प्रणाली का बात कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अब भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन आर्टिकल एक इससे आगे जब निकलते हैं 53, ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के सहायता से करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में जो भी लोग फैसला लेता है, वो कौन लेता है फैसला? प्रधानमंत्री ही तो लेता है। सारा फैसला कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। और राष्ट्रपति क्या करता है? अपना प्रधानमंत्री के सहायता से अपनी शासन को चलाता है। तो प्रधानमंत्री को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया कहते हैं। इस बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं JDU, जनता दल यूनाइटेड, दोस्तों इसका गठन जो हुआ था 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या है। दोस्तों ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम सब बता सकते हैं कि इस समय कितना है? 38 है। अगर पूछेगा कि भारत में कुल कितना राज्य है, तो इस समय 28 राज्य है। कितना राज्य है? 28 राज्य है। पूछेगा भारत का 28वां राज्य कौन बना, तो आपको बताना है तेलंगाना बना। कौन बना? तेलंगाना बना। और पूछेगा तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हो चुका था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? दोस्तों लिच्छवी गणतंत्र हम लोग जानते हैं कि लिच्छवी राजकुमार हम लोग किसको कहते हैं? लिच्छवी राजकुमार हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम को हम लोग कहते थे, क्योंकि इसका शादी कहाँ हुआ था? वैशाली के लिच्छवी नामक राजकुमारी से हुआ था। तो महाजनपद काल में टोटल 16 महाजनपद काल था। कितना महाजनपद काल था? 16 महाजनपद काल था, जिसमें जो था कौन था? 16 महाजन, वज्जी और वैशाली, ये दोनों गणतंत्र था। लिच्छवी पूछ रहा है कि गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हम लोग जानते हैं कि लिच्छवी राजकुमारी कौन थी? वो वैशाली की थी। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने में जस्ट लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हम लोग जानते हैं भारतीय जनता का चुनाव चिन्ह बचपन से देखते आ रहे हैं, मोहन मारे तान के कमल फूल छाप पहचान के। तो ये कमल फूल छाप जो होता है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, यानी BJP। इसका बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल फूल छाप है। और पूछेगा बीजेपी का स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 1980 में किया था। कब किया था? 1980 में। अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोग भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? भीष्म पितामह किसको कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को कहते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला प्रधानमंत्री था। मात्र 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहा था। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन जूट उत्पादक क्षेत्र नहीं है? अच्छा, जूट उत्पादक क्षेत्र कटिहार, हाँ, बिहार में कटिहार में भी जूट का उत्पादन होता है, दरभंगा में भी होता है, पूर्णिया में भी होता है, लेकिन दोस्तों भोजपुर में नहीं होता है। इसलिए भोजपुर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो भोजपुर हो जाएगा। और जूट उत्पादक में पूछेगा कि सर्वाधिक आगे कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल है। ये बात याद रख लीजिएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटा पैमाना, चीनी उद्योग, ये तो फिर भी बड़ा उद्योग हो गया। कागज उद्योग, ये भी बड़ा उद्योग हो गया। लो इस्पात उद्योग, ये तो बहुत बड़ा उद्योग हो गया। हस्तशिल्प मतलब कुटीर उद्योग जिसको हम लोग कहते हैं। कुटीर उद्योग कहने का मतलब क्या हुआ? जिसको हम लोग हाथ से बनाते हैं, जैसे टोकरी का बुनना, ये सब क्या है? कुटीर उद्योग है। हस्तशिल्प है मतलब हाथ के द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे छोटा यही ना होगा, तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना पूछेगा कि ये किस राज्य में है या संबंधित है, तो आपको बताना है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये देश का सबसे ऊंचा बांध है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। टिहरी बांध परियोजना देश का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई पूछेगा कितना है, तो 261 मीटर। कितना है? 261 मीटर इनकी ऊंचाई है। और टिहरी बांध हो गया। हीराकुंड बांध पूछे कहाँ है, तो महानदी पर है। और भाखड़ा नागला बांध पूछे किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। ये सब बांध आपको याद रखना पड़ेगा। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, तो राजस्थान में है, जिसको राजस्थान का लाइफलाइन भी कहते हैं। अच्छा, उत्तराखंड का दोस्तों मैं कुछ झील बताता हूँ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला याद रख लीजिएगा, नौकुचिया ताल। क्या याद रख लीजिएगा? नौकुचिया ताल। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनते चलिए। नौकुचिया ताल, खुरपताल, रूपक ताल, देवताल, नैनीताल, डोडी ताल, सात ताल, माला ताल, राकस ताल, देवताल, ये सब झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप भी याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों कई बार मैंने आपको बताया हूँ कि टोटल पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 3 बार हुआ था। कितना बार हुआ था? 3 बार हुआ था। जो पहला जो हुआ था वो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। जबकि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन पूछेगा कहाँ हुआ था, तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 5 साल जोड़ ले लिए। 1992 में हुआ था तो 1997 में होगा। और तीसरा पूछेगा पृथ्वी सम्मेलन, तो और 5 साल जोड़ दीजिए। 97 300, 2002 में होगा। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब होगा? 2002 में होगा। और पूछेगा कहाँ होगा? अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा। तो ऑप्शन आप देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको? अफ्रीका के जोहान्सबर्ग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका दिख रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को दोस्तों हम लोग सवाना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सवाना के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से किस प्रदेश में कोनधारी वन पाया जाता है? कोनधारी वन दोस्तों उत्तराखंड में भी पाया जाता है। उत्तराखंड में भी पाया जाता है, लद्दाख में भी पाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। अच्छा, इस हिसाब से तो ऑप्शन सभी क्या हो जाएगा? इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उत्तराखंड सीढ़ी नुमा कृषि पूछेगा, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा कृषि सर्वाधिक कहाँ पर किया जाता है? तो इसी उत्तराखंड में किया जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन मांसाहारी जीव नहीं है? दोस्तों भालू भी मांसाहारी जीव है, सिंह भी मांसाहारी जीव है, बाघ तो है ये है मांसाहारी जीव, लेकिन नील गाय जो है यह शाकाहारी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, नील गाय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तांबा खनन से संबंधित खेतड़ी केंद्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि तांबा उत्पादन में राजस्थान का 2 क्षेत्र काफ़ी फेमस है। एक को कहते हैं खेतड़ी, तो दूसरा को कहते हैं देवड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा खेतड़ी और देवड़ी कहाँ है? दोनों राजस्थान में है। किसके लिए फेमस है? तो ये तांबा के उत्पादन में फेमस है। दोस्तों तांबा का उत्पादन पूछेगा किस काल में हुआ था? तो ये ताम्रपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? ताम्रपाषाण काल में हुआ था। और दोस्तों इसी ताम्रपाषाण काल को हम लोग कहते हैं चाल कोथलिक एज। क्या कहते हैं? चाल कोथलिक एज के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि इनमें कहाँ परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र नहीं है? दोस्तों गुजरात में तो है ये है, गुजरात में न है, गुजरात में है ये है। महाराष्ट्र में भी है ये है। महाराष्ट्र में कौन है? महाराष्ट्र में तारापुर है। कौन है? तारापुर है। और गुजरात में कौन है? काकड़ापाड़ा है। काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? यहीं पे तो है। और उत्तर प्रदेश में नरोरा है। केरल
केरल में तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो आपको बताना है राजस्थान में। क्या बताना है, राजस्थान में। पूछे कुडुनकुलम और कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है तमिलनाडु में। नामे से लग रहा है कि तमिल लोग का भाषा है, तो कुडुनकुलम कल्पक्कम ये भी कहाँ है, ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस फसल को उजला सोना कहा गया। अच्छा, काफ़ी झकास क्वेश्चन है। सफ़ेद सोना पूछ रहा है, किस फसल को कहा गया है, तो प्लेटिनम और कपास को कहा गया है। तो प्लेटिनम ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या दिख रहा है, कपास दिख रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन कपास हो जाएगा। कपास दोस्तों सूती वस्त्र से बनता है, और सूती वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो काली मिट्टी में बनता है। सूती वस्त्र किससे काली मिट्टी से काली मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, और सूती वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन काली मिट्टी में होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। तो गन्ना दोस्तों, गन्ना का उत्पादन में भारत जो है ये द्वितीय स्थान पे है। पहला नंबर पे कौन है, तो ब्राज़ील है। कौन है, ब्राज़ील है। और याद रख लीजिएगा, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, भारत का यूपी है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने में है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फूट डालो और शासन करो किसकी नीति थी। फूट डालो और शासन करो, ये किसका नीति हो सकता है, बच्चा जान सकता है कि ये अंग्रेजों का ही नीति होगा। तो ऑप्शन ग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। किस देश ने भारत का शोषण किया है। हम लोग जानते हैं कि लगभग 250 वर्ष तक 200 से 250 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने भारत पर शोषण किया है, भारत पर अधिकार किया है, भारत के लोग को गुलाम बना के रखा था। तो ब्रिटेन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, आर्थिक क्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, आर्थिक क्रिया से हमें राष्ट्रीय आय का पता चलता है। किसका पता चलता है, आय का पता चलता है। अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का ब्यौरा लेने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था, तो आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी। कौन था, दादा भाई नौरोजी। पूछेगा कि उस समय राष्ट्रीय आय कितना था, तो प्रति व्यक्ति 20 रुपया। कितना था, 20 रुपया। इन्होंने इस बात का जिक्र अपना किताब द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया में लिखा था। और दादा भाई नौरोजी को हम लोग भारत का वृद्ध पुरुष और अर्थशास्त्र का पिता भारत में कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, समस्त आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। तो समस्त आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से किन प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। दोस्तों, सबसे कम पूछ रहा है, तो आपको जानते हैं जब भी सबसे कम पूछे तो आपको बिहार बताना है। क्या बताना है, बिहार। लेकिन जनसंख्या में नहीं, और सब चीज़ में, विकास के मामला में। तो ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय, क्या आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय, तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय अगर आपसे पूछेगा तो आपको कौन बताना है, तो आपको बता देना है कि क्या हो जाएगा, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे कौन सॉरी, यहाँ पर केरल दिया हुआ है, तो केरल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित किस विकास की पद्धति में विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाया जाता है। दोस्तों, समावेशी विकास ऐसा विकास होता है जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष 2007 से 12 किस पंचवर्षीय योजना का काल रहा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1951 से कब तक चला था, 1951 से 1956 तक चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा 1956 से 1961 के बीच में चला था, जो किसके मॉडल पर आधारित था, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था 61 से 65 तक चला। उसके बाद में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। लेकिन पूछ रहा है 2007 से 12 तक इसी प्रकार जाते जाते जो था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना तक चला गया था। दोस्तों, अब जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया है। योजना आयोग को समाप्त करके अब क्या लाया गया है, नीति आयोग। इसका स्थापना नरेंद्र मोदी ने किया था, ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किसकी स्वीकृति से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन होता है।
मुद्रा का चलन पूछ रहा है कि किसकी स्वीकृति से होता है। स्वीकृति बोले तो किसकी इजाज़त से होता है। क्या जनता की इजाज़त से होता है, बिल्कुल गलत बात। क्या निजी बैंक की इजाज़त से होता है, ये भी गलत बात है। विश्व बैंक की इजाज़त से नहीं, सरकार के इजाज़त से होता है, तो इसलिए ऑप्शन घ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, एक समृद्ध विकसित देश की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। दोस्तों एक समृद्ध देश है जो काफ़ी ज़्यादा विकसित है, तो उसका प्रति व्यक्ति आय जो होगा वो क्या होगा, उच्च होगा, हाई होगा। इसलिए ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विकासशील देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं, पीछे बतेबे किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय आय की उत्पादन एवं गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ये कौन सा राष्ट्रीय आय का पता करने के लिए पूछ रहा है कि हमको कौन कौन से विधि का करते हैं, सहज विधि, व्यवहारिक विधि, वैज्ञानिक विधि, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा भी किया जाता है। दोस्तों इन सभी विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय का ब्यौरा ले सकते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का ब्यौरा किसने लिया था, दादा भाई नेहरू। इनका किताब का नाम बताए किए थे, क्या बताए थे, ब्रिटिश अनरूल्ड इंडिया जो बताए थे। और पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किसने करवाया था, तो आपको बताना है FST फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें किस आपदा से बिहार सुरक्षित है। काफ़ी शानदार प्रश्न, बच्चा इस प्रश्न को बना देगा। सुनामी एवं भूकंप। अच्छा, बिहार में जब समुद्री न है तो सुनामी कहाँ से आएगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ज्वालामुखी एवं भूकंप, बिहार में क्या ज्वालामुखी है, नहीं है ना, है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाढ़ तो है लेकिन भूसंकलन नहीं है। भूसंकलन क्या होता है, पहाड़ों का टूट के गिरना, बिहार में पहाड़ी भी नहीं है। सुनामी एवं ज्वालामुखी कि इनमें से किस आपदा से बिहार सुरक्षित है। हाँ, सुनामी और ज्वालामुखी से सुरक्षित है। ये सब आ सकता है लेकिन ये सुनामी से सुरक्षित है क्योंकि सुनामी यहाँ होता नहीं है, ज्वालामुखी भी यहाँ पर नहीं है। चलिए, बाढ़ आता है, हाँ बाढ़ तो अबे करता है। भूसंकलन, रोड तो टूटबे करता है, सब पहाड़ी पत्थर टूटबे करता है, वही संकलन कहलाता है। तो सुरक्षित इसी से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सा एक राज्य सर्वाधिक सूखाग्रस्त है। तो हम लोग जानते हैं कि सूखाग्रस्त वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात है। तो गुजरात जो है क्या है, सूखाग्रस्त वाला राज्य है। अच्छा, उत्तर भारत में जो है दोस्तों, उत्तर भारत का अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में हमेशा बाढ़ की समस्या रहता है। तो बाढ़ की समस्या पूछेगा कि सर्वाधिक कहाँ रहता है, तो उत्तर भारत में रहता है, उत्तर भारत में। जबकि दक्षिण भारत में हमेशा सुखाड़ की समस्या रहता है। ये सब क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। दोस्तों सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द है, याद रख लीजिएगा। इसलिए इसका ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, जोन 1 से जोन 5 संबंधित है, ये भूकंप से संबंधित है। किससे संबंधित है, जोन 1 से 5 वाला जो क्षेत्र होता है वो भूकंप संबंधित क्षेत्र होता है। अब भूकंप का माप हम लोग रिएक्टर स्केल से करते हैं, या रिचर स्केल से करते हैं, या सिस्मोग्राफ से करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा भूकंप का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वियतनामी संस्कृति प्रभावित थी। हम लोग जानते हैं दोस्तों, तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई। इस वियतनाम पर कब्जा किसका था, चीन का था। ये चीन ने क्या किया था, वियतनाम पर कब्जा कर लिया था और यहाँ के संस्कृति को बदल करके काफ़ी चीनी संस्कृति में ढालना चाहता था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग उसके बाद में जानते हैं कि एक समझौता हुआ था। कौन समझौता हुआ था, जनेवा समझौता 1954 में। जनेवा समझौता कब हुआ था दोस्तों, जनेवा समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था, 1954 में हुआ था। और इस समझौता के तहत क्या किया गया था कि 2 भाग में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। कौन समझौता के तहत, 1954 के जेनेवा समझौता के तहत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लियांग किचाओ कौन था। काफ़ी शानदार प्रश्न, चीनी सुधारक था दोस्तों, चीनी के एक मार्गदर्शक था लियांग किचाओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गर्दा उड़ा देना है, किस समझौते के द्वारा वियतनाम का विभाजन 2 भागों में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था कि 1954 में जो दोस्तों हुआ था, 1954 में जो समझौता हुआ था वो कौन समझौता हुआ था, जेनेवा समझौता हुआ था। इस समझौता के तहत वियतनाम को 2 भाग में बांटा, एक को कहा उत्तरी वियतनाम तो दूसरा का कहा दक्षिणी वियतनाम। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो किस समझौता के तहत, जेनेवा समझौता के तहत। तो ऑप्शन नंबर क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है।
अगला प्रश्न है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? तो ये 1919 में पारित किया गया था। दोस्तों 1919 में एक एक्ट और पारित किया गया था जिसको हम लोग रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलेक्ट एक्ट कहते हैं, या इसको काला कानून भी कहते हैं, या इसको हम लोग बिना बिना अपील या बिना वकील या बिना दलील का कानून भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता था, शक के आधार पर किसी भी भारतीय को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, वेदों की और लोटों का नारा। और इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। कब किया था आर्य समाज का स्थापना? तो 1875 में किया था। कब किया था? 1875 में किया था। और धर्म सुधार आंदोलन भी पूछेगा किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसका बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। इसका किताब का नाम दोस्तों याद रख लीजिए, कई बार पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक का किताब का नाम याद रख लीजिएगा, क्या है? गीता रहस्य। क्या है? गीता रहस्य। राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? दोस्तों ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? वो सरपंच होता है। ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में कोई भी व्यक्ति मत जो डालने के लिए जाता है उसका न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछेगा सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया था? तब आपको बताना है न्यूजीलैंड। क्या बताना है? न्यूजीलैंड में ही सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये भी कहने की बात है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको हम लोग देश रत्न किस नाम से जानते हैं? देश रत्न या आज़ाद शत्रु के नाम से जानते हैं। आज़ाद शत्रु के नाम से जानते हैं। इसका जन्म बिहार में हुआ था, याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भारत में लद्दाख की क्या स्थिति है? दोस्तों लद्दाख एक अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भूकंपीय तीव्रता के मापन से संबंधित है। हम बताए थे भूकंप का जो हम मापन रिएक्टर स्केल से भी करते हैं, या रिचर स्केल से भी करते हैं, या सिस्मोग्राफ से भी करते हैं। किससे करते हैं? सिस्मोग्राफ से भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में पहला जूट मिल कहाँ खोला गया था? तो भारत में पहला जूट मिल जो खोला गया था कलकत्ता में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। पूछेगा कि कब खोला गया था? तब आपको बताना 1855 में खोला गया था। पूछेगा किसने खोला था? तो सेठ हुकुमचंद ने। किसने किया था? सेठ हुकुमचंद ने। सेठ हुकुमचंद ने, याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, आसियान की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों आसियान का स्थापना जो हुआ था अगस्त 1967 में हुआ था। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? तो ये बुक है जो किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस देश में आर्थिक विकास का सर्वाधिक वैज्ञानिक और अन्य आंकड़ा है? तो बस हमको किस देश के आर्थिक विकास का सर्वाधिक वैज्ञानिक और अन्य आंकड़ा है? तो वो दोस्तों राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। इसलिए इसका ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बारे में मैंने तो आपको बता भी किया था, राष्ट्रीय आय की गणना कौन किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से किससे विनिमय किया जा सकता है? विनिमय मतलब आदान प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों एटीएम कार्ड से भी पैसा का आदान प्रदान होगा, क्रेडिट कार्ड से भी हो सकता है, चेक से भी हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन में इनमें सभी दे दिया है। तो ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्तमान युग में कौन मुद्रा चलन में है? सिक्का भी, हाँ सिक्का भी तो चलता है, सिक्का बंद थोड़ी हुआ है। सिक्का भी चलता है, शाक मुद्रा भी चलता है, पत्र मुद्रा भी चलता है। इनमें से सभी सब चलता है। तो इस ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गैर संस्थागत वित्त प्राप्त करने का सबसे सुलभ स्थान है। तो गैर संस्थागत दोस्तों
ऐसा एक बैंक का काम करता है जो महाजन के द्वारा, दोस्त के द्वारा या किसी के द्वारा अगर हम उधार कर्जा लेते हैं तो वो गैर महाजन में आ गया, गैर संस्थागत में आ गया। अगर बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो वो संस्थागत लोन हो गया, तो गैर संस्थागत में पूछ रहा है तो ये कोई स्टेट के द्वारा लिया जाता है या दोस्त के द्वारा या कोई व्यापारी के द्वारा लिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, महाजन के द्वारा। गैर संस्थागत वित्त प्राप्त करने का संबंध सुलभ साधन कौन है, महाजन, दोस्त, ये सब आपको बताइए दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है। अच्छा, बीमारू राज्य पूछ रहा है तो बिहार को तो सबसे पहले चुन लीजिए, सब चीज़ में पीछे है जनसंख्या छोड़ के, और जनसंख्या घनत्व छोड़ के। जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस सब क्या है, बीमारू राज्य है, तो ऑप्शन ग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से किस प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से बिजली पैदा होती है। बिजली पैदा कोयला से भी होती है, यूरेनियम से भी होता है, जानते हैं, पानी से भी होता है, गैस से भी होता है, तो ऑप्शन सभी दिया हुआ है, तो ऑप्शन घ बिना सोचे मारिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि एलपीजी एवं एचबीजे पाइपलाइन संबंधित है। दोस्तों ये जो है गैस हिसाब से संबंधित है, गैस से संबंधित है। एलपीजी में पूछेगा कौन सा गैस भरा जाता है, तो मीथेन गैस भरा जाता है, CH4। या दलदली वाला स्थान में पूछेगा कौन सा गैस पाया जाता है, तो उसमें भी मीथेन गैस पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बॉक्साइट की प्राप्ति किस चट्टान से होती है। तो बॉक्साइट की प्राप्ति लेटेराइट चट्टान से होती है, तो ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बॉक्साइट का अयस्क थोड़ा सा जान लीजिए। बॉक्साइट का अयस्क कौन कौन होता है, एल्युमिनियम होता है और कोरंडम होता है। कौन कौन होता है, कोरंडम। बॉक्साइट का अयस्क एल्युमिनियम और कोरंडम दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मशरूम को कहाँ देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि गोबर के ऊपर जो आपको छत्ता जैसा दिखाई देता है, छत्ता जैसा दिखाई देता है वो व्हाइट कलर का, वही क्या है, मशरूम है। कई जगह इस मशरूम को खाया भी जाता है, तो गोबर छत्ता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। और ये पहाड़ पर भी पाया जाता है, तो पहाड़ पर पाया जाने वाला मशरूम अलग होता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मशरूम किसका उदाहरण है। हम लोग जानते हैं कवक यानी फंगस का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। शैवाल पूछेगा क्या है, तो आपको बताना है समुद्र में उगने वाले घास को हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल है। शैवाल धरती पर उगने वाला प्रथम पौधा था, धरती पर उगने वाला प्रथम पौधा पूछे तो आपको बताना है, क्या बताना है, शैवाल। सबसे बड़ा शैवाल पूछे तो आपको बताना है माइक्रोसिस्टस शैवाल। क्या बताना है, माइक्रोसिस्टस शैवाल। दोस्तों इस माइक्रोसिस्टस शैवाल को हम लोग कहते हैं समुद्री दैत्याकार घास। क्या कहते हैं, समुद्री दैत्याकार घास कहते हैं। और भी कई शैवाल है, कई जगह पर इस शैवाल को खाया जाता है, कई जगह दवाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और जैसे अगर मैं आपसे कहें कि जापान में एक शैवाल पाया जाता है अलवा। कौन सा शैवाल पाया जाता है, अलवा। दोस्तों इस अलवा शैवाल का क्या करता है, तो इस अलवा शैवाल में पाया जाता है विटामिन A, C, D और विटामिन E पाया जाता है। इसलिए इस अलवा शैवाल को हम लोग कहते हैं समुद्री सलाद। क्या कहते हैं, समुद्री सलाद। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। हम लोग जानते हैं कि नेफ्रोलॉजी जो है वो गुर्दे का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, गुर्दे का अध्ययन है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि गुर्दे की पथड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, गुर्दे की पथड़ी को पूछे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट। किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के नाम से जानते हैं। चलिए अगर आपसे पूछे तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो कहलाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का यह स्लोगन है। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था जो है पूछ रहा है कि यह किस आंदोलन का स्लोगन है, लोगो है। तो आपको बताना है कि ये जो है दोस्तों प्रकृति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि चिपको आंदोलन, क्योंकि यही है जो प्रकृति से संबंधित है। पेड़ की कटाई को रोकने के लिए इस आंदोलन को किया गया था। और पूछेगा कि इसका जनक कौन है, तो आपको बताना सुंदर लाल बहुगुणा। कौन है, सुंदर लाल बहुगुणा। अगर ये ऑप्शन में ना आए तो आपको लगाना है चंडी प्रसाद भट्ट। क्या लगाना है, चंडी प्रसाद भट्ट। और आपको चिपको आंदोलन पूछेगा कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था और पहाड़ी क्षेत्र में। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए असहयोग आंदोलन पूछेगा कि थोड़ा सा असहयोग आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। ये कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था पूछेगा किस नेता का मृत्यु हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। किसका हुआ था, बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। ये बात याद रख लीजिएगा।
चलिए दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके सर्च मारिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि ओजोन जो है दोस्तों, पहले हम लोग जान लेते हैं ओजोन एक है लेयर होता है। जो ओजोन क्या होता है? एक लेयर होता है। और ओजोन के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, ओजोन एक गैस भी होता है जिसको हम लोग O3 कहते हैं। क्या कहते हैं? O3 कहते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो मनाया जाता है 16 सितंबर को। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ओजोन परत क्या होता है। तो कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ओजोन जो परत है उसमें छेद होता है। ये इंग्लैंड ने सर्वप्रथम बताया था कि ओजोन लेयर में क्या हो गया है? छेद हो गया है। तो ओजोन पूछेगा कि ये करता क्या है, ओजोन गैस करता क्या है? आपको बताना है कि धरती पर आने वाले इंफ्रारेड किरण से हमको रक्षा करता है, जिससे त्वचा में होने वाले कैंसर से ये सब बचाता है। तो कौन बचाता है? तो ओजोन गैस ही हमको बचाता है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। और ओजोन गैस से, ओजोन क्षरण से पूछेगा किनको खतरा है? तो ये इंग्लैंड को खतरा है, हम लोगों को खतरा नहीं है, क्योंकि भारत में जो लोग हैं वो काला भी पाया जाता है और गोरा भी पाया जाता है, लेकिन इंग्लैंड में सिर्फ क्या पाया जाता है? गोरा ही पाया जाता है। तो उन लोगों का जो चमड़ा होता है पतला होता है, लगेगा आपको कि मुर्गा का जो छिला हुआ, जैसे मुर्गा को छील देते हैं ना, वैसे उसका हो जाता है शरीर। उन लोगों को खतरा है, हम लोगों को नहीं है खतरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस निम्न में से कौन से हैं? हम लोग जानते हैं ग्रीन हाउस गैस हम लोग किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। किस गैस को कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं। ये गर्मी लाने वाला गैस भी है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पूछेगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा पूछेगा कि वायुमंडल में कितना है? तो 0.03%। कितना है? 0.03%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट आपके सामने में है, अगला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड के कारण क्या होता है? सबसे ज़्यादा हंसी लगता है, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो जैव विविधता का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो कहाँ है? वो है रोम में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोम किसकी राजधानी है? तो आपको बताना है कि इटली की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी कहाँ है भैया? रोम है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सी जड़ रूट नहीं है? यानी कि जड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है जड़ नहीं है? तो जड़ नहीं है जिसको हम रख देंगे तो सबसे पहले जानिए कि अगर ये बीज है, आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का निकल जाता है, मूलांकुर, इसको क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। कुछ एक नीचे भाग में निकल जाता है, कुछ एक ऊपर भाग में निकल जाता है। जो नीचे भाग में निकल आता है उसको कहते हैं जड़, जो ऊपर भाग में निकल जाता है उसको कहते हैं नोड, इंटरनोड इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं तना। क्या कहते हैं? तना। तो यही हमको पहचानना है। जो जड़ होता है हमेशा प्रकाश संश्लेषण के विपरीत दिशा में होता है। कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण के विपरीत दिशा में, यानी धरती के अंदर होता है। तो ये बात याद रख लीजिएगा। और इसको पहचानने का नियम, तो पहचानने के नियम काफ़ी सरल है भैया। कैसे पहचान सकते हैं? अगर आप कोई चीज़ को रख दिए हैं, अगर उसमें क्या हो गया कि मूलांकुर हो गया, अगर इसमें अगर क्या हो गया, बीज को रखे हैं, इसमें अगर गाछ निकल आएगा तो वो क्या होगा? वो जड़ होगा। और जिसमें नहीं आएगा वो क्या होगा? रखे रखे खराब हो जाएगा। तो वो क्या होगा कि जड़ नहीं है, तो वो क्या है? तना है। जैसे अदरक को अगर रख दीजिएगा तो रखल ही खराब हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि नोड नहीं आएगा। तो अदरक क्या है? तो रूट नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और गाजर को रखिएगा, ये भी खराब हो जाएगा, लेकिन इसमें निकलेगा नहीं। लेकिन चुकंदर, हाँ इसमें क्या निकलेगा? चुकंदर को अगर रख देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा। तो ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग जो होता है, पूछ रहा है कि किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो हम लोग जानते हैं विटामिन डी के कमी के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। इसको दोस्तों हम लोग सूखा रोग के नाम से जानते हैं। किस रोग के नाम से जानते हैं? सूखा रोग के नाम से जानते हैं। और रिकेट्स को हम लोग कौन सा विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है, जिसको जीरोप्लेथेमिया या नाइट
ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्विक। कौन सा रोग होता है? स्कर्विक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव पित्त पाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रवृत्ति है। तो दोस्तों मानव में जो पित्त होता है वो कहाँ से निकलता है? पहली बात तो आप जान लीजिए कि यह पित्त जो निकलता है, पित्त निकलता है पित्ताशय से। कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से निकलता है। या पित्ताशय कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत को ही हम लोग क्या कहते हैं? लीवर या जिगर कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसका प्रकृति कैसा होता है? जो पित्त होता है, तो पित्त का प्रकृति दोस्तों अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी कि इसका पीएच मान जो होगा 2.5 से 3 के आसपास में होता है। तो यही आपसे पूछ रहा था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस शासक ने गुलाम हेतु विभाग स्थापित किया था? मतलब गुलामों को रहने के लिए विभाग किस शासक ने स्थापित किया था? हम लोग जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक, FST किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और कश्मीर का अकबर पूछेगा, किसको कहते हैं? जलालुद्दीन अकबर को, जलालुद्दीन मोहम्मद को। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और फिरोज शाह तुगलक जो था, इसके दरबार में सर्वाधिक दास रहता था। हाथ पैर दबाने के लिए लगभग 1,80,000, कितना रहता था? 1,80,000 गुलाम रहता था। दास बोले तो गुलाम, 1,80,000 रहता था फिरोज शाह के दरबार में। सोचिए क्या होता कि अगर 1,80,000 इसका पैर न दबा करके कभी गला दबा देता कोई, तो क्या होता? और फिरोज शाह तुगलक, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और भी इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि सर्वाधिक बाग बगीचा बनाने वाला सुल्तान था। सर्वाधिक बाग बगीचा बनाने वाला सुल्तान पूछे तो आपको क्या बताना है? फिरोज शाह तुगलक। और ये किसका भाई था? तो ये भाई था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन भारत आया था? तो अफ्रीका के मोरक्को के निवासी भारत आया था। इसका किताब का नाम क्या था? आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। इसका किताब का नाम था रेहला। क्या नाम था? रेहला नाम था। फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग का ध्यान कहाँ है। मोहम्मद गजनबी ने भारत का पूछेगा कि सबसे फेमस हमला किस मंदिर पर किया था? तो आपको बताना है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। किस मंदिर पर किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। गजनबी ने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनबी को भारत में बुत शिकन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बुत शिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक या मूर्तियों को तोड़ने वाला। राजिया सुल्तान जो थी दास वंश की पहली महिला सुल्तान थी। आप ये बात याद रख लीजिएगा, गुलाम वंश की पहली महिला सुल्तान तो राजिया सुल्तान, जो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों दमदमा पूछ रहा है तो आपको बताना उत्तर प्रदेश में। क्या बताना है? सिर्फ अगर दमदम पूछता तो दमदम कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। दमदम हवाई अड्डा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और इसका ऑप्शन नंबर सी फिलहाल क्वेश्चन के अनुसार क्या राइट था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? बच्चा जानता है कि भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम कौन है? इंदिरा गांधी टनल है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको कहा जाता है राजस्थान की जीवन रेखा। इस नहर को क्या कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा, यानी राजस्थान का लाइफ लाइन। क्या कहा जाता है? राजस्थान का लाइफ लाइन कहा जाता है। या इसको मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। मरु मतलब ये मरुस्थलीय भाग में है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? मरुगंगा कहते हैं। पूछेगा कि इस नहर का उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के उपराष्ट्रपति जिसके याद में हम लोग क्या बनाते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन था वो? इस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इसी की याद में हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को बनाते हैं। और ये दर्शन शास्त्र के महान विद्वान थे। चलिए जानते हैं, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो लैन जो है ये छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है? तो ये दोस्तों सैद्धांतिक संघर्ष करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल को खोजा गया था? हम लोग जानते हैं कि
हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस सभ्यता कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, या इसको एक नगरीय सभ्यता, या इसको लेखन प्रारंभ की सभ्यता, या इसको सरस्वती नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो 1921 ईस्वी में किसने किया था? पंडित दयाराम साहनी। जबकि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने किया था। लोथल जो था हड़प्पा सभ्यता का, भैया लोथल जो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। क्या था? सबसे बड़ा बंदरगाह था। सुतका गिंडोर क्या था कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी बिंदु था, क्या था? सॉरी, उम्पुआ दद पशु, हाँ पशु बनी पश्चिमी बिंदु था, वो कौन था? सुतका गिंडोर था। सॉरी, सही बात बोल रहे। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन था? तो बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इस समय जो था पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पाकिस्तान के प्रधान शासक कौन था? तो याहा खान। कौन था? याहा खान। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि गौतम बुद्ध के संबंध में सही कथन सही है। तो गौतम बुद्ध के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध का ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो हम लोग जानते हैं नेपाल के लुम्बिनी नामक वन के तराई क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। तो ये भी कथन सही है ना। तो दूसरा कह रहा है कि उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। हाँ, इनकी मृत्यु कुशीनगर में कब हुई थी? 483 बीसी में हुआ था। ये भी बात सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजस्थान में हुई थी, ये राजगृह में हुआ था, ये बात गलत है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया, जो बिहार में है। चलिए ऑप्शन नंबर डी है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। हाँ, ये बात भी सही है। तो यही क्वेश्चन क्या कर रहा था? गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही है, सिवाय कौन सा? सिवाय ऑप्शन सी का है कि ये गलत है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। यहाँ दिया है राजगिरी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिवाय क्योंकि यही एक गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग जो 5 है उसमें क्या है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि जो वैदिक काल का जो लोग था, इसके द्वारा सर्वप्रथम कौन सा धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। किसका किया गया था? तांबा का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तांबा का खोज पूछेगा कि किस काल में हुआ था? तो तांबा का खोज हुआ था ताम्रपाषाण काल में। किस काल में हुआ था? ताम्रपाषाण काल में हुआ था। और ताम्रपाषाण काल को दोस्तों हम लोग कहते हैं चाल कोथलिक एज। क्या कहते हैं? चाल कोथलिक एज। ताम्रपाषाण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? चाल कोथलिक एज के नाम से जानते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और इस काल में लोगों का क्या हुआ था? मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन। क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। ये बात याद रख लीजिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता चूँकि इसके बाद शुरू हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का लोहा का ज्ञान नहीं था। लेकिन इसके बाद जो हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हमको पता है कि भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ था। आर्य के पास में क्या था? लोहा का अस्त्र था। इसी कारण आर्य क्या हुए? विजयी हुए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, परिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? तो परिस्थितिकी तंत्र शब्दावली जो प्रस्तुत किया था वो कौन किया था? तो एजी टेंसले। किसने किया था? तो एजी टेंसले ने प्रस्तुत किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर मैं 21 नंबर की क्वेश्चन को देखें, तो 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कोशिका की खोज की गई थी। तो कोशिका का खोज दोस्तों कब किया गया था? 1665 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1665 ईस्वी में। पूछेगा कि कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। और लकड़ी के कॉर्क द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लकड़ी के कॉर्क के द्वारा। कोशिका का आकार पूछेगा तो आपको बताना है मधुमक्खी के छत्ते जैसा। किसके जैसा था? मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। ये बात याद रख लीजिएगा। जबकि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। किसका किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज पूछेगा किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड
अच्छा, हृदय का प्रत्यारोपण का संबंध इससे है। लुईस पास्चर, आपको पता है कि दूध के पास्चुराइजेशन का सिद्धांत भी किसने दिया था? लुई पास्चर ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन का खोज किया था भैया, कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। दोस्तों, हाइड्रो का अर्थ होता है जल। हाइड्रो का अर्थ जब भी पूछे तो आपको क्या बताना है? जल बताना है। फोबिया का अर्थ होता है डरना। क्या होता है? डरना, यानी कि जल से डर लगता है। ये पूछ रहा है कि कौन बीमारी में ऐसा होता है? तो टिटनेस में नहीं, टिटनेस को हम लोग कहते हैं रेनबो रोग। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष रोग कहते हैं। मेनिंजाइटिस रोग में होता है? नहीं। और ऑप्शन नंबर सी में रेबीज है। हाँ, रेबीज जो है, रेबीज में क्या होता है? हमको हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, जिनके कारण मनुष्य को क्या होता है कि जल से डर लगने लगता है। और रेबीज पूछता है कैसे फैलता है? तो ये जानवर के काटने से फैलता है। कुत्ता काट लिया तो आपको क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। और चमगादड़ काट लिया तो भी क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। बिल्ली काट लिया तो भी आपको क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। तो इतना बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा जहर है? इनमें से कहता है कौन सा जहर है? तो ऑप्शन ए को अगर आप देखते हैं तो NaCl, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जो जहर नहीं है। तो ये जहर नहीं है, तो हमको जहर को खोजना है। और K2SO4 ये भी जहर नहीं है। KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, ये भी जहर नहीं है। और KCN यानी पोटेशियम साइनाइड, इसको कहते हैं, हाँ पोटेशियम इसको कहते हैं सबसे खतरनाक जहर, क्योंकि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। KCN साइनाइड जो होता है एक जहर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 25 नंबर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अस्थि सुषुरता जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। पूछ रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से कौन सा रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है? यानी हम लोग जानते हैं कि हड्डी में जो रोग उत्पन्न होता है वो किसकी कमी से होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम की कमी से होता है। जो हड्डी हमारा मजबूत होता है तो कैल्शियम के कारण ही होता है। तो हड्डी से पूछेगा कि हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है? लिंगामेंट। क्या कहलाता है? थोड़ा मैं हड्डी के बारे में आपको बता देता हूँ। लिंगामेंट। और हड्डी से मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाता है? कंडरा। क्या कहलाता है? कंडरा, यानी टेंडन इसको हम लोग कहते हैं। और हड्डी में आपको पूछेगा कि क्या सब पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस जो है किसी भी चीज़ को जलने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए जब मनुष्य को जब जलाया जाता है, जब मरता है, तो उसका हड्डी भी पूरी तरीके से जल जाता है, क्योंकि हड्डी में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। और फास्फोरस किसी भी चीज़ को जलने में सहायता प्रदान करता है। और हड्डी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। उपास्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्ड्रियोलॉजी। चलिए, हड्डी का बनना क्या कहलाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डी का बनना क्या कहलाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि क्वाशियोरकोर बीमारी की कमी के कारण होता है। हम लोग जानते हैं जब किसी के शरीर में किसका कमी हो जाता है? प्रोटीन का कमी हो जाता है, तो उसका शरीर में दो रोग उत्पन्न होता है। एक को कहते हैं क्वाशियोरकोर, दूसरा को कहते हैं मैडीमस। क्या कहते हैं? मैडीमस। दोस्तों, ये किसका कमी से होता है? तो आपको प्रोटीन के कमी से होता है। आप प्रोटीन का खोज पूछेगा किसने किया था, तो आपको याद रखना मुल्डर ने। किसने किया था? तो मुल्डर ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और प्रोटीन का आकार कैसा होता है तो आपको बताएं, ये चना के दाना के समान होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ जो होता है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यकों को मान्यता दिया गया है वो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछेगा कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसके आधार पर होता है, तो कुल जनसंख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या के आधार पर ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सिंधु सभ्यता के
टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो के लोग थे वो पशुपालन भी करते थे, शिकार भी करते थे। तो मनोरंजन के लिए क्या करते थे, शिकार भी करते थे। पशुपालन में जो था इस समय जो था दोस्तों, गाय नहीं था। क्या नहीं था, गाय को जो था पशुपालन के रूप में नहीं किया जाता था, क्योंकि गाय को ये लोग क्या करता था, पूजता था। इसमें वो भी कुंवर वाला सांड को। तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस सभ्यता के लोगों का जो ज्ञान जो पूछेगा, लोहा का नहीं था। किसका नहीं था, लोहा का नहीं था और तलवार का नहीं था। किसका नहीं था, लोहा और तलवार का ज्ञान इसी सभ्यता के लोगों का नहीं था। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल नगर पूछेगा, सबसे विशाल स्नानागार, तो आपको बताना मोहनजोदड़ो। कहाँ बताना है, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था। दोस्तों अक्रिय गैस का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन में आपको रैमजे, रायले या लोकेयर, जहाँ भी दिखे आपको लगा देना है। या तो रैमजे रहेगा, रेले रहेगा, लोकेयर रहेगा, नहीं तो रैमजे रहेगा। तीनों रहेगा तो कोई दिक्कत न है। तो रैमजे, रेले, लोकेयर ने अक्रिय गैस का खोज किया था। अच्छा, प्रिस्टले ने किसका खोज किया था, तो ऑक्सीजन का खोज किया था प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में। कब किया था, 1774 ईस्वी में। केवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था, और हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं भविष्य का ईंधन। क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट, खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। दोस्तों खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में पूछ रहा है कि क्या नष्ट हो जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यानी यहाँ विटामिन दिया है सिर्फ, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विटामिन में अगर पूछा था किस विटामिन नष्ट होता है, तो आपको बताना था विटामिन सी नष्ट होता है। अच्छा, विटामिन सी जो होता है, यह विटामिन जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील। जो जल में घुलनशील होता है उसको हम लोग जल में घुलनशील को कौन कौन विटामिन है, बी और सी विटामिन को हम लोग जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। जबकि वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसको हम लोग एडेक कहते हैं, ADEK, एडेक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट है, पीला फास्फोरस को रखा जाता है। दोस्तों पीला फास्फोरस को पूछ रहा है कि कहाँ रखा जाता है, तो पीला फास्फोरस को रखा जाता है जल में। कहाँ रखा जाता है, जल में रखा जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सोडियम जो है अति क्रियाशील धातु है, तो सोडियम को पूछेगा कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। और सोडियम पूछेगा एक ऐसा धातु है दोस्तों जिसको चाकू से काटा जाता है। किससे काटा जाता है, चाकू से काटा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है। तो दोस्तों जो ओजोन गैस होता है वो चांदी की सतह को क्या कर देता है, काला कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओजोन गैस का सूत्र जो होता है O3, क्या होता है, O3 होता है। अच्छा, इसका जो रंग होता है हल्का नीला होता है। क्या होता है, हल्का नीला होता है। किसका, ओजोन गैस का जो सूत्र होता है यह वायुमंडल में 0.02% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, तो 0.02% ओजोन गैस पाया जाता है। अच्छा, पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरण से हमको ये रक्षा करती है, जिसके कारण त्वचा कैंसर नहीं होता है। तो ये ओजोन गैस क्या करती है, धरती पर आने वाली इंफ्रारेड जो इंफ्रारेड बोले या इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी भी मैंने आपको क्या बताया, पराबैंगनी किरण। क्या बताया, इंफ्रारेड बोलिए या पराबैंगनी किरण बोलिए, तो दोनों बात बराबरी होता है। थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों यह एक अम्लीय गैस है। कैसा गैस है, यह एक अम्लीय गैस है। अच्छा, यह जो है वायु से भारी गैस है। ऐसा कौन सा गैस पूछेगा जो वायु से भारी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और हाइड्रोजन को जानबे करते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। दोस्तों यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो 46% होता है। कितना होता है, 46% होता है। और यूरिया को पूछेगा कि कृत्रिम रूप से सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसने बनाया था, तो वोल्हर ने। किसने बनाया था, वोल्हर ने बनाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो दोस्तों मूंगफली के तेल में जो हाइड्रोजनीकरण होता है उसमें पूछ रहा है कि कौन सा उत्प्रेरक जो है महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है, तो निकल है। कौन सा है, निकल है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन एक क्या है, बिल्कुल राइट है, कौन है, निकल हो जाएगा। चलिए आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है।
चलिए सॉरी दोस्तों, आतिशबाजी में लाल रंग पूछा है कि किस मूलक के कारण होता है। आतिशबाजी बोले तो पटाखा उठाका फोड़ते हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि इसमें जो कलर जो हमको देखने को मिलता है ढेर सारा कलर, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछेगा लाल रंग, तो लाल रंग आपको बताना है स्ट्रासियम के कारण। किसके कारण होता है? स्ट्रासियम के कारण होता है। जबकि वही पूछेगा कि हरा रंग पूछेगा दोस्तों, तो हरा रंग आपको बताना है बेरियम के कारण। किसके कारण होता है? तो इस बेरियम के कारण हरा रंग होता है। जबकि पूछा जाएगा कि पीला रंग किसके कारण होता है, तो पीला रंग दोस्तों सोडियम के कारण होता है। तो पीला किसके कारण होता है? तो पीला जो होता है Na यानी सोडियम के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट है, अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? दोस्तों अम्ल और क्षार के प्रक्रिया के फलस्वरूप जो बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो यहाँ आप ऑप्शन में देखिए, अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन में हमको सिर्फ लवण दिख रहा है, तो लवण प्लस जल बनता है, तो दोनों रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, जबकि क्षार का जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक हो जाएगा। एक्यूरेट 7 है, तो वो क्या है? उदासीन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट, उदासीनीकरण अभिक्रिया में पूछेगा कि किसका निर्माण होता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। इसमें भी क्या बनता है? लवण और जल बनता है। और उसमें हाइड्रोजन और जल बन रहा था, तो इसमें लवण और जल बन रहा है। तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट सबसे शुद्धतम जल है। दोस्तों सबसे शुद्ध जल जो होता है वर्षा का जल है, लेकिन ये पीने योग्य जल नहीं होता है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने की प्रयुक्त औषधि है। तो मलेरिया जो फैलता है इसको नष्ट करने का जो औषधि है वो कौन सा है? तो मलेरिया क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन, एस्पिरिन। तो मलेरिया को कौन नष्ट कर देता है? तो क्लोरोक्विनिन। क्या नष्ट कर देता है? क्लोरोक्विन। अच्छा, वहीं अगर आपसे पूछेगा कि मलेरिया का दवा किससे बनता है, तो सिनकोना के छाल से दोस्तों हम लोग बनाते हैं कुनैन। क्या बनाते हैं? सिनकोना के छाल से हम लोग बनाते हैं कुनैन। ये कुनैन जो है ये मलेरिया का दवा है, ये बात याद रख लीजिएगा, ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, मॉर्फिन जो है ये दर्द निवारक औषधि है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है? दोस्तों जो पिटवा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है, इसमें कार्बन की मात्रा जो होता है पिटवा लोहा में सबसे अधिक होता है। पिटवा लोहा में सबसे अधिक होता है, और सबसे कम जो होता है ढलवा लोहा में दोस्तों सबसे अधिक होता है, और पिटवा लोहा में सबसे कम होता है। तो ढलवा लोहा में सबसे अधिक होता है, पिटवा में सबसे कम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। दोस्तों आदर्श गैस का जो आंतरिक ऊर्जा जो निर्भर करता है वो केवल तापमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी आपका देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ताप पर, यहाँ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है। कुकिंग गैस जो होता है किसका होता है? तो ये जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ब्यूटेन गैस पूछेगा हम लोग किस में भरते हैं? तो लाइटर में। लाइटर में दोस्तों पूछेगा कौन सा गैस का उपयोग होता है? तो ब्यूटेन का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे कठोर पदार्थ है। दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ जो होता है हीरा होता है। कौन होता है? हीरा होता है। और हीरा जो है दोस्तों इसका जो आकार है चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। और हीरा इसलिए जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या कितना होता है? तो ऑक्सीजन का भी समस्थानिक का संख्या कितना होता है? तो 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा कुछ प्रश्न जो एसएससी एमटीएस के जो आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो संबंधित PDF चाहिए, आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को वहाँ से आप वीडियो को PDF प्राप्त कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। प्रश्नों का काफ़ी शानदार जानदार डिस्कशन इस वीडियो में मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने में है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो दोस्तों बौद्ध संगीति जो हुआ था, चौथा पूछ रहा है, तो इसका आप याद रख लीजिएगा। राजा का नाम पूछेगा तो याद रख लीजिएगा अक्का। क्या याद रख लीजिएगा? अक्का।
अ से पूछेगा क्या होता है, तो अ से अजात शत्रु कौन हो जाएगा, अजात शत्रु यानी पहला बोध संगीति। का से याद रख लीजिएगा काला अशोक दूसरा बोध संगीति। अ से आपका अशोक हो गया तीसरा बोध संगीति हुआ। का से याद रख लीजिएगा कनिष्क जो आपका चौथा बोध संगीति हुआ। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, चौथी बोध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, तो कनिष्क के काल में हुआ था। दोस्तों कनिष्क को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा अशोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा अशोक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, त्रिपिटक साहित्य है। दोस्तों त्रिपिटक किताब जो है वह कौन सा धर्म का है, बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरी। क्या होता है, तीन टोकरी। तीन टोकरी कौन कौन, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। चलिए ये किस धर्म का बुक था, ये जिसमें पिटक लगा होगा आप याद रख लीजिएगा वो सब बुक किस धर्म का होगा, बौद्ध धर्म का होगा। और बौद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था, तो भगवान बुद्ध ने। किसने किया था, भगवान बुद्ध ने किया था। इसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कनिष्क का राजरोहण तिथि है। अब आपको बताना है कनिष्क ने गद्दी पर कब बैठा था। तो कनिष्क का राजरोहण जो तिथि था वो 78 एडी कब था, 78 एडी में ये बैठा था। और इन्होंने अपने नाम पर शक संवत चलाया। क्या चलाया, शक संवत कैलेंडर चलाया अपने जन्मदिन के अवसर पर। और कनिष्क पहला व्यक्ति था जिन्होंने रेशम मार्ग को जीत लिया था। किसको जीत लिया था, रेशम मार्ग को जीत लिया था। और कनिष्क, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। दोस्तों महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था। और महाभारत दोस्तों इसका रचयिता पूछेगा बुक का कौन है, तो वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। और महाभारत का पूछेगा कि फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी। किसने किया था, बदायूनी ने किया था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो पहले जो जैन धर्म था उसमें पाँच को सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो ये सब तीन गो पहले से था। ब्रह्मचर्य आकर के महावीर स्वामी एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना। और महावीर का बचपन का नाम पूछे क्या था, वर्धमान। क्या नाम था भैया, वर्धमान था। इसकी माँ का नाम क्या थी, त्रिशला था। और महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जबकि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, ऋषभदेव था। वास्तविक संस्थापक और संस्थापक दोनों में अंतर होता है। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वां तीर्थकार थे। और 24वां बोलिए या अंतिम बोलिए, जैन धर्म का 24वां या अंतिम तीर्थकार कौन थे, इसी महावीर स्वामी था, यही महावीर स्वामी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। दोस्तों पुर्तगाली पूछ रहा है कि गोवा पर कब अधिकार किया है। प से पुर्तगाली, प से 1510 में। कब किया था, 1510 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, सहायक की संधि की नीति कार्यान्वित की किसने किया था, तो ये किया था वेलेजली ने। किसने किया था, लॉर्ड वेलेजली ने। ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, हड़प का नीति पूछेगा किसने लागू किया था, डलहौजी ने। हड़प का नीति होगा डलहौजी। या गोद निषेध प्रथा ये सब कौन था, डलहौजी। और कर्नवालिस कोड कब बनाया था, 1793 में। पूछे कर्नवालिस कोड, लॉर्ड कर्नवालिस ने अपने नाम पर एक कोड दिया था। कब दिया था, 1793 में। और बैटिक, लॉर्ड विलियम बैटिक, इन्होंने राजा राम की सहायता से भारत में सती प्रथा का अंत किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों अवध में पूछ रहा है, तो अवध में कौन किया था, तो अवध में जो करने वाली थी कौन थी, बेगम हजरत महल। कौन थी, बेगम हजरत महल, जिसको हम लोग महकपरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, महकपरी के नाम से जानते हैं। अच्छा, तात्या टोपे का असली नाम पूछे क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 के क्रांति में एक व्यक्ति जिसको उसी का मित्र ने धोखा दिया था वो कौन था, तो तात्या टोपे। इसी का मित्र ने इसको फंसा दिया। बाद में इसको अंग्रेज ने क्या किया था, फांसी दिया था। और रानी लक्ष्मीबाई का
नाम कौन कौन है, मनु, मणिकर्णिका या छबीली बाई। दोस्तों छबीली बाई इसको प्यार से सुभद्रा कुमारी चौहान और इनके दादाजी दोनों प्यार से पुकारते थे। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था दोस्तों कहाँ से शुरू हो गया था, 10 मई 1857 को शुरू हो गया था। कहाँ से शुरू हो गया था, मेरठ से। कहाँ शुरू हो गया था, मेरठ छावनी से, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और यह पूछेगा कि पटना से 1857 का विद्रोह कौन कर रहा था, प से पटना, प से पीर अली, प से पुस्तक विक्रेता। तो कौन कर रहा था, पीर अली कर रहा था और ये पुस्तक विक्रेता था। और कानपुर से पूछेगा कौन कर रहा था, तो नाना साहब। कानपुर से कौन कर रहा था, नाना साहब। और नाना साहब को हम लोग कहते हैं धोधू पंत। क्या कहते हैं, धोधू पंत। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजते रहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक था ए.ओ. ह्यूम। कौन था, ए.ओ. ह्यूम। इसी को कहते हैं ए से एलन, ओ से ओक्टोमियम ह्यूम, एलन ओक्टोमियम ह्यूम, इसका स्थापना किया था। और ए.ओ. ह्यूम कहाँ की थी, ये शिमला की थी। कहाँ की थी, शिमला की ये संत थी, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला का संत भी हम लोग किसको कहते हैं, ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं। और बाल गंगाधर तिलक को हम लोग क्या कहते हैं, लोकमान्य। क्या कहते हैं, लोकमान्य के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो था अपने पिता की आज्ञा से हरिहर और बुक्का राव ने किया था। हरिहर और बुक्का राव ने किया था। पूछे कब किया था, 1336 ईस्वी में। कब किया था, 1336 ईस्वी में किया गया था। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक पूछेगा कौन था, तो कृष्णदेव राय। कौन था, कृष्णदेव राय। और इसका बुक का नाम याद रख लीजिएगा, अमुक्तमाल्यदा। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। दोस्तों उत्तर भारत में पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो चैतन्य महाप्रभु। कौन किया था, चैतन्य महाप्रभु। ये बात याद रख लीजिएगा, जब उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का कौन आरंभ किया था, तब आपका आंसर हो जाएगा क्या, रामानंद। क्या हो जाएगा, रामानंद। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की, अगला है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो दोस्तों कैप्टन हॉकिंस जो था ये 1608 ईस्वी में आया था। कब आया था भैया, 1608 ईस्वी में आया था। आना था अकबर के दरबार में, लेकिन तब तक अकबर टपक चुका था और अकबर के जगह जहांगीर बन चुका था राजा। तो ये जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दिया। कौन सा उपाधि दिया था, इंग्लिश खां। इंग्लिश खां का उपाधि पूछेगा किसको दिया था, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था। तो अकबर जो था वो मेवाड़ को नहीं जीत पाया था। और मेवाड़ में आपको पता है, मेवाड़ में कौन था, महाराणा प्रताप था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो आलमगीर बोले या गाजी बोले, गाजी बोले या आलमगीर बोले, दोनों नाम किसका है, औरंगजेब का नाम है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। कब हुआ था, 1707 में। और औरंगजेब किसका बेटा था, शाहजहां का बेटा था। औरंगजेब ने क्या बनाया था, बीबी का मकबरा। क्या बनाया था, बीबी का मकबरा, जिसको हम लोग दूसरा ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा ताजमहल कहते हैं, या ताजमहल का गंदा नकल कहते हैं, या दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण दोस्तों 1912 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, 1942 में कौन आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को एक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन को हम लोग कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। कहाँ पर चलाया था, महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से गांधी जी ने यहाँ पर 70 मिनट का भाषण दिया और कहा कि आज ही मैं आप लोगों को आज़ाद कर दूंगा, बशर्ते आप लोग हमको साथ दीजिए। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई। कौन दिया था, डू एंड डाई, यानी इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं करो या मरो। क्या कहते हैं, करो या मरो का नारा पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली चलो का नारा
किसने दिया था दोस्तों? दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में और भी बताता हूँ। तो तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे। और यह जो था कानून मंत्री था। स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री भी कौन था? बाबा साहेब ही था। और बाबा साहब के बारे में एक बात याद रख लीजिएगा, मुक्य नायक नाम का पत्रिका इन्होंने निकाला। कौन सा? मुक्य नायक नाम का पत्रिका किसने निकाला था? भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर याद रख लीजिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन? भीमराव अम्बेडकर। और इसकी समाधि स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? महाप्रयाण घाट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता जो है या निहित होता है, किसमें होता है? न्यायपालिका में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? दोस्तों हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में 2 शहर को खोजा गया था। एक 1921 में दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा का खोज। किसका खोज किया था? दयाराम ने किया था हड़प्पा का खोज। कब किया था? 1921 में। जबकि 1922 में आर डी बनर्जी, जिसको हम लोग राखल दास बनर्जी कहते हैं, इन्होंने भी मोहनजोदड़ो का खोज किया था। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? देखिए भैया मैं एक ट्रिक बताता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम था मोहना। क्या नाम था? मोहना नाम था। और मोहना जो था वो पंडित था। क्या था? पंडित था। मोहना से याद रख लीजिएगा मोहनजोदड़ो। क्या याद रख लीजिएगा? मोहनजोदड़ो। अब पंडित था तो वो रोज़ सुबह सुबह नहाता था। क्या करता था? सुबह सुबह स्नान करता था। क्या करता था? स्नान करता था। तो याद रख लीजिएगा, पूछेगा बृहत बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। अच्छा बाभन है तो खैबू करेगा, तो दबा दबा करके खाता था, काफ़ी ज़्यादा खाता था, 2-4 केजी चिकन खा जाता था। तो यह जो था क्या करता था? खाता था। तो पूछेगा कि स्नानागार, तो स्नानागार बता दिए। अन्नानागार, क्या पूछेगा? अन्नानागार मतलब जहाँ पर अन्न रखा जाता है। तो विशाल अन्नानागार पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में हमको कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और इसमें एक लक्षण और था कि यह जो था सूती कपड़ा पहनता था। कपड़ा ये रोज़ नया नया पहनता था, लेकिन कपड़ा कैसा पहनता था? सूती कपड़ा पहनता था। तो क्वेश्चन पूछेगा सूती वस्त्र का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला? तो इसी मोहनजोदड़ो से मिला। और इस मोहना का एक लक्षण बहुत ख़राब था। क्या था? यह डांस देखने का शौकीन था। तो पूछेगा कांसे की नर्तकी, ये हमको कहाँ से मिला? तो ये भी हमको मोहनजोदड़ो से मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? दोस्तों 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन था? मगध था। कौन था? मगध था। और मगध यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाटलिपुत्र। क्या कहते हैं? पाटलिपुत्र जो था सबसे बड़ा था उस समय में। अच्छा महाजनपद टोटल कितना था? 16 था। इस बात की जानकारी हमको बौद्ध धर्म की किताब अगुत्तर निकाय से मिलता है। और जैन धर्म की किताब भगवती सूत्र से भी मिलता है कि इस समय कितना था। जबकि 18 महाजनपद बताने वाला एकमात्र ग्रंथ है। कौन है? संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है पाणिनि का। किसका है? पाणिनि का। और पाणिनि को हम लोग संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। इसके अनुसार कितना महाजनपद काल था? 18 महाजनपद काल था। अच्छा तो आपको ये सब याद हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? दोस्तों अर्थशास्त्र जो है यह किसका लिखा हुआ है? ये चाणक्य पंडित का लिखा हुआ है। किसका है? चाणक्य। वही चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरुजी थे और प्रधानमंत्री भी थे। तो अर्थशास्त्र किसका है? चाणक्य का है। और इंडिका किसका है? मेगास्थनीज का है। किसका है? मेगास्थनीज का है। इंडिका किसका है भैया? मेगास्थनीज का है। तो इन दोनों से हमको किसका जानकारी मिलता है? तो मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य कौन वंश में था? तो मौर्य वंश में था। चलिए बढ़ते, और इसी के काल में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन भारत आया था? कौन भारत आया था? मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में
में कलिंग विजय का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अशोक को हम लोग प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्रियदर्शी। पूछेगा हम लोग किस शासक को कहते हैं, इसी को कहते हैं सम्राट देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी उज्जैन, करमोली चंड अशोका, अशोक वर्धना, अशोक। इतना पूरा नाम किसका है भैया, अशोक का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। दोस्तों आइन ए अकबरी एक बुक है, मुगल काल का एक बुक है। ये टोटल 5 भाग में विभक्त है। कितना भाग में, 5 भाग में विभक्त है। इसको लिखने वाला जो राइटर था उसका नाम था अबुल फजल। कौन था, अबुल फजल नाम था। और अबुल फजल था। और इस आइने अकबरी का जो तीसरा पार्ट था, कितना, 5 पार्ट है, जो तीसरा पार्ट था उसको हम लोग अकबरनामा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अकबरनामा के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत में। कहाँ बिताया था, तो दक्षिण भारत में। खोजिए ऑप्शन डी कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। दोस्तों स्थापत्य कला मतलब बिल्डिंग विल्डिंग बनने का कार्य जो है, एक अजूबा काम करके कौन गया था, शाहजहाँ गया था। क्योंकि इन्होंने ताजमहल बनवाया था। और ताजमहल बनाने का काम कौन किया था, शाहजहाँ ने किया था। शाहजहाँ का अगर पूछे वास्तविक नाम क्या था, खुर्रम। क्या नाम था, खुर्रम नाम किसका था, इसी शाहजहाँ का नाम था। और शाहजहाँ ने क्या बनाया था, मयूर सिंहासन। क्या बनाया था, मयूर सिंहासन का मयूर सिंहासन बनाया। और क्या, इस मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों को लूट करके कौन ले गया था, नादिर शाह ले गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, वो है अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अजमेर को हम लोग कहते हैं राजस्थान का हृदय। क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय। और फतेहपुर सिकरी में क्या है, बुलंद दरवाज़ा। क्या है, बुलंद दरवाज़ा है। और आगरा में क्या है, ताजमहल है। दिल्ली में क्या है, लाल किला है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इसका स्थापना जो हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। नेपोलियन से तुलना दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। क्योंकि इन्होंने 100 युद्ध जीता था। और 100 युद्ध नेपोलियन भी जीता था। तो इसलिए समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं 100 युद्धों का विजेता। क्या कहते हैं, 100 युद्धों का विजेता। या नहीं तो कवि प्रिय, इसी के नाम, इसी को कहते हैं। और हर्षवर्धन जो था किस वंश का शासक था, तो हर्षवर्धन के कारण पूछेगा कौन सा व्यक्ति भारत आया था, तो ह्वेनसांग भारत आया था। कौन आया था, ह्वेनसांग भारत आया था, चीनी यात्री। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था। तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण है उसको राष्ट्रकूट द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना दंती दुर्ग। क्या बताना है, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। दोस्तों स्तूप का संबंध जो है वो किस धर्म से है, वो है बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से है। और स्तूप का अर्थ होता है मृत्यु। क्या होता है, मृत्यु। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण ये बौद्ध और जैन धर्म में दोनों का अर्थ भी क्या होता है, मृत्यु ही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल बरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था, तो वो आया था मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। और मोहम्मद गजनबी ने पूछेगा कि टोटल कितना बार हमला किया था, तो भारत पर टोटल 17 बार हमला किया था। इस बात की जानकारी हमको प्रोफेसर इलियट के बुक से पता चलता है। और मोहम्मद गजनबी को भारत में बुत सिकन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बुत सिकन। बुत सिकन का अर्थ होता है दोस्तों मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो मोहम्मद गजनबी इसी के काल में कौन आया था, अल बरूनी आया था। अल बरूनी का किताब का नाम क्या है, किताब उल हिंद। पूछेगा किसका है, तो ये अल बरूनी का है। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ये कब आया था, 712 में। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था पहला अरबी मुसलमान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत आने वाला प्रथम अरबी मुसलमान कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कब आया था, 712 ईस्वी में। कब आया था, 712 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता जो था वो अफ्रीका के मोरक्को के निवासी था। कहाँ का था, अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। और ये इब्न बतूता पूछेगा किसके दरबार में आया था, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में यह आया था। और इब्न बतूता
का किताब का नाम पूछेगा क्या था, इसका किताब का नाम था रेहला। क्या नाम था? रेहला नाम था। और इब्न बतूता, रेहला इसका किताब का नाम था। और इब्न बतूता पूछेगा। इसके बाद इन्होंने यहाँ से कहाँ चल गया था, विजयनगर साम्राज्य को भी इन्होंने देखा था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कौन किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। और बांग्लादेश का रुपया क्या है? टाका। राजधानी ढाका, रुपया टाका। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। और जालियांवाला हत्याकांड को जांच करने के लिए दोस्तों 2 कमेटी बनाया गया था। एक को कहते हैं हंटर कमेटी। क्या कहते हैं? हंटर कमेटी। और एक को कहते हैं तहकीकात कमेटी। हंटर और तहकीकात कमेटी पूछेगा दोनों का संबंध किससे है? तो इन दोनों का संबंध जालियांवाला बाग से है। और इसी जालियांवाला बाग में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद के उपाधि को त्यागा था। कौन सा? केसर ए हिंद के उपाधि को त्यागा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका? सर नाइटहुड का उपाधि को त्याग दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 में हुआ था। पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? भीमराव अंबेडकर। किसके किसके बीच में हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। और यहाँ पर जो है महात्मा गांधी ने हरिजन नाम का पत्रिका चलाया। क्या चलाया? हरिजन नाम का पत्रिका चलाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किसका किया था? तो देखिए न्यू इंडिया। अच्छा, न्यू इंडिया किसका है? ये तो एनी बेसेंट का है। हाँ, यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का है। कॉमरेड ईबी इसका नहीं है। अल हिलाल और अल बिलाल। अल हिलाल किसका है? अबुल कलाम आज़ाद का है। अल हिलाल तो याद रखना ही है। साथ साथ मैं एक इसका बता रहा हूँ, अल बिलाल। अल हिलाल और अल बिलाल। अल बिलाल का रचनाकार कौन है? तो ये भी अबुल कलाम आज़ाद ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। और यहाँ से हमको क्या क्या सब प्राप्त हुआ था? सूती वस्त्र, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये सब पुजारी की मूर्ति, ये सब हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। अगर पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? यह सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? दोस्तों जो सिंधु घाटी के निवासी थे उनको लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आपको पता होगा कि आर्य आए भारत में। कौन आए थे? आर्य आए थे भारत में। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से भारत में आए थे। और आर्य का विजय होने का कारण क्या था? क्योंकि उसके पास लोहे का अस्त्र था। और उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से पहले अब हम लोग उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एक काल आया था पाषाण काल। कौन था? पाषाण काल। इस काल में सब कुछ पत्थर का था, इसलिए इसको हम लोग पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर। उसके बाद में ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, उसके बाद में तांबा का खोज हो गया। और ताम्र पाषाण काल को हम लोग कहते हैं चाल कोथलिक एज। क्या कहते हैं? चाल कोथलिक एज। जब तांबा का जब खोज हो गया तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब जो है लोहा और तलवार का उपयोग होने लगा इसके बाद से। चलिए नेक्स्ट है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। पूछेगा ये किस नदी पर स्थित है? तो घग्घर नदी में। किस नदी पर है? तो घग्घर नदी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? प्रयाग प्रशस्ति का रचना किया था समुद्रगुप्त ने। किसने किया था? हरिसेन ने। किसने किया था? हरिसेन ने किया था। और प्रयाग प्रशस्ति से पूछेगा हमको किसकी जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का जानकारी मिलता है। तो पतंजलि का किताब का नाम क्या था? महाभाष्य। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट होगा। इसका प्रश्न बताते हैं, पतंजलि का लेखक कौन है? महाभाष्य। और बाणभट्ट का किताब का नाम क्या है? कादम्बरी। क्या नाम है? कादम्बरी। कालिदास, जिसको भारत का शेक्सपियर कहते हैं, इनका किताब का नाम क्या था? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान
शकुंतलम, मालविकानम, ये सब किसका था? कालिदास का था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्यकालीन जो टकसाल था उसका प्रधान कौन था? लक्षणाध्यक्ष हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी दोस्तों, इस बुक से हमको कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। किसका चलता है? कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। इसका लेखक कौन था? तो इसका जो लेखक था कल्हण। कौन था? कल्हण। अगर ऑप्शन में कल्हण ना रहे तो बिल्हड़ रहेगा। क्या रहेगा? बिल्हड़ रहेगा। यह बात देख लीजिएगा। कल्हड़ और बिल्हड़ ने इस बुक का रचना किया था। और राजतरंगिणी में टोटल 6 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 6 चैप्टर है, जिसमें 4 चैप्टर कल्हण ने लिखा है, 2 चैप्टर बिल्हड़ ने लिखा है। और इससे हमको कश्मीर का इतिहास के बारे में पता चलता है। अच्छा, अब विशाख दत्त की किताब का नाम क्या था? मुद्रा राक्षस। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो महाभारत का युद्ध जो था वो 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? इसका जो रचना था वो संस्कृत भाषा में हुआ था। किसमें हुआ था? संस्कृत भाषा में। लेकिन महाभारत को फारसी में अनुवाद पूछेगा किसने कराया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, महाभारत को किसने लिखा? तो महर्षि वेद व्यास ने लिखा। अब कौटिल्य का असली नाम पूछेगा क्या था? तो चाणक्य। चाणक्य का असली नाम क्या था? कौटिल्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक दोस्तों एक ग्रंथ है जो किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का है। इसका अर्थ होता है 3 टोकरी। 3 टोकरी में कौन कौन? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों किताब जो है पूछेगा किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। नेपाल के बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहाँ पर कठोर तपस्या करने के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेपाल नहीं, सॉरी, बिहार के गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए इसका बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसकी मृत्यु पूछेगा कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर या कुशीनाड़ा, जो बोलिए सब सही है। इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। लुम्बिनी में 563 बीसी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। जैन धर्म ही आगे चल के 2 भाग में बढ़ गया। एक श्वेतांबर कहलाया, एक दिगंबर कहलाया। जो श्वेतांबर था वो श्वेत कपड़ा पहनता था, जो दिगंबर था वो नग्न अवस्था में रहता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो महात्मा बुद्ध का दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछेगा गृहत्याग की घटना क्या कहलाता है? तो गृहत्याग की घटना महाभनिष्कर्मण कहलाता है। बौद्ध धर्म में गृहत्याग की घटना महाभनिष्कर्मण और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो इन्होंने अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में हम लोग जानते हैं कि किसके काल में आया था? चीनी यात्री फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अच्छा, हुएनसेंग के दरबार में कौन चीनी यात्री आया था? हुएनसेंग नहीं, हर्षवर्धन के दरबार में हुएनसांग आया था। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? हुएनसांग आया था। और हर्षवर्धन को हम लोग कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली से